Today's topic is hospital acquired infection, that is infection we got from the hospital. समझ में आना चाहिए कि हम कोई भी इन्फेक्शन जो खुद लेकर नहीं जाते हॉस्पिटल में और उस इन्फेक्शन को यदि हम हॉस्पिटल से लेकर आते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द नोजोकोमाइलिन इन्फेक्शन, हॉस्पिटल इन्फेक्शंस और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस. ओके. Actually, nosocomial infection, it may be the cross reaction, it may be the local reactions, and that is we can get from the hospital, and that term that is called the nosocomial infection is a Greek word. Huh? Greek means nosocomial hospital. Okay. अगर हम सिंपली इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो हम इसको कह सकते हैं एनी इन्फेक्शन दैट इज़ एक्वायर्ड बाय द पेशेंट इन द हॉस्पिटल दैट इज़ कॉल्ड द नोजोकोमाइलिन इन्फेक्शंस. मान लीजिए कोई इन्फेक्शन, कोई कंजंक्टिवाइटिस लेकर या यूटीआई लेकर हॉस्पिटल में इन्फेक्शन लेकर बॉडी वो अपने आप को आता है और हॉस्पिटल के खुद के स्टाफ की वजह से या खुद के फ्लोरा की वजह से उसको किसी और इन्फेक्शन से री इन्फेक्शन हो जाता है या एक और कोई क्रॉस इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस तरह के इन्फेक्शंस को हम एक्वायर्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कहते हैं. व्हाट कुड बी द सोर्सेज? अब इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं? सोर्सेज हो सकते हैं पेशेंट का खुद का फ्लोरा हो सकता है. इसमें दो तरह का फ्लोरा हो सकता है, एक्सोजिनस फ्लोरा हो सकता है, एंडोजिनस फ्लोरा हो सकता है. कभी कभी जैसे हमारी बॉडी में कमेंसल ऑर्गेनिजम्स हैं, कमेंसल ऑर्गेनिजम्स जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी का अपना पार्ट बनाते हैं, उसका जब इम्यूनिटी लो हो जाती है या बहुत लंबी एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं या किसी और डिसीज़ की वजह से हमारी बॉडी जब लो पड़ जाती है या ये मान के चलिए कि हमारा इम्यून सिस्टम जब वर्क प्रॉपर नहीं करता है, उस तरह के इन्फेक्शन को हम उस तरह की बॉडी जब जिस कंडीशन में बहुत फ्रेग्राइल होती है, बहुत लो होती है या उसका इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है, तो हमारे बॉडी के कुछ कमेंसल ऑर्गेनिज्म या सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्या करते हैं, एक इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं. उसको बोलते हैं, हमारे बॉडी के कमेंसल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पैथोजेनिक की तरह बिहेव करने लगते हैं, उसको बोलते हैं हम नोजोकोमाइलिन इन्फेक्शन. ठीक है. ये होते हैं आपके एंडोजेनस सोर्स. जनरली जो है 50% जो इन्फेक्शन होते हैं बॉडी के वो एंडोजेनस सोर्स से ही मिलते हैं. इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं ऑटो इन्फेक्शंस. ठीक है. ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ पोटेंशियल डेंजर. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी आती है आपकी एनवायरनमेंट. किस एनवायरनमेंट में आप इन्फेक्शंस को पेशेंट को रख रहे हैं, उस वहाँ से भी कैरी करना होता है, वहाँ से भी कुछ ऑर्गेनिजम्स कैरी होते हैं. ठीक है ना. वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसका पार्ट बनाते हैं नोजोकोमाइलिन इन्फेक्शन का. उस तरह के सोर्सेज को हम बोलते हैं एक्सोजिनस सोर्स, जो होते हैं 15% एक्सोजिनस सोर्सेज होते हैं. उनमें जो कंट्रीब्यूशन जो होता है वो एक एयर का भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट का भी हो सकता है. आप किस तरह की एयर के बीच में, मान लीजिए एक आप जनरल वार्ड में आपको कई तरह के पेशेंट है, वो पेशेंट का फ्लोरा जो है फ्लोट करता रहता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, उनसे मिलने जुलने वाले लोग आते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का आपस में मिक्सचर हो जाता है, तो दैट उस इन्फेक्शन से एक क्रॉस रिएक्शन, एक नए म्यूटेंट का भी ओरिजिन हो सकता है. इस तरह का इन्फेक्शन जो होता है वो 5% होता है. नेक्स्ट होता है इंस्ट्रूमेंट. तो पेशेंट को जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उसका इन्फेक्शन भी कंट्रीब्यूट करता है, 10% के करीब हो सकता है. So 10% is included by the instrument which is used by the doctors, parents, nurses or by the technical staff. Sometime ये क्या हुआ कि अगर आपने प्रॉपर जी स्टरलाइज नहीं किया, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में डाल दिया, और कई बार क्या होता है व्हेन द रेजिस्टेंट काइंड ऑफ स्ट्रेन्स आर देयर, उस स्ट्रेन में एक पेशेंट को करा, आपने प्रॉपरली वॉश नहीं किया, स्टरलाइज नहीं किया, तो क्या हो गया, वो पेशेंट दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र हो गया. तीसरी कैटेगरी है पेशेंट एंड स्टाफ. कभी कभी किसी पेशेंट को कोई पेशेंट दूसरा उसको टेक केयर करने के लिए आता है, उस कंडीशन में अगर जो जो आपका असिस्टेंट स्टाफ है पेशेंट को टेक केयर करता है, इफ़ द ही और शी मे बी इन्फेक्टेड, किसी तरह की बीमारी से इन्फेक्शन उसको हो सकता है, तो वो इन्फेक्शन जो है नॉर्मल पेशेंट के अंदर आ जाएगा. इस तरह के इन्फेक्शन को बोलते हैं हम क्रॉस इन्फेक्शन. इसका पोटेंशियल होता है 35%. क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर.
अब क्लासिफिकेशन में आ सकता है क्लीन, नो एंट्री इनटू द जीआई एंड जीयू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लो रिस्क इन्फेक्शन यूजुअली एक्सोजेनस। दूसरी कैटेगरी हो सकती है क्लीन कॉन्टामिनेटेड, नो सिग्निफिकेंट स्पिलेज, एग्जाम्पल कोलियोसिस्टोमेमी एंड इन्फेक्शन रेट 5 से 10% होता है। कॉन्टामिनेटेड है, सिग्निफिकेंट स्पिलेज ऑफ बैक्टीरिया, expected infections rates are 18 to 20%. Dirty way, that is perform viscous drainage of the abscesses, infections rare more than 30%. आपने जो भी कंटामिनेंट सब्सटेंसेस यूज़ हो रहे हैं, जो आउटकम निकल रहा है पेशेंट को हम जब डील करते हैं, तो वो प्रॉपरली जो है क्लीन नहीं हो रहा है, या क्लीन होकर भी कॉन्टामिनेशन फैला रहा है, या कॉन्टामिनेटेड जो स्पिलेज है वो कहीं, जैसे आप कोई सैंपल लेकर जा रहे हैं, वो सैंपल कहीं पर जाकर के गिर जाता है, थोड़ा सा छलक के फैल जाता है, और आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो गंदा है, वहाँ पर प्रॉपरली वो नहीं होता, तो वहाँ से भी एक नॉर्मल पेशेंट को दूसरे तरह का इन्फेक्शन मिल सकता है। इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं, एक आपका मर्सा स्ट्रेन्स जो है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस। स्टेफ जो होता है वो क्या करता है, पस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है। जितने भी पस फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है, वो पस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है कि एसोसिएशन में आपका स्टेफ ज़रूर होगा, और जब वो स्टेफ के कई सारे पस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म आपस में मिल जाते हैं, और कोई किसी तरह के हम एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। रेजिस्टेंट टू द फ्लोकाक्सिलिन इज़ यूजुअली मिलता है, और जो है आपका मर्स, इस तरह के स्ट्रेन्स को हम मर्सा स्ट्रेन्स भी बोलते हैं। may cause wound infections, bacteremia, skin and soft tissue infection, UTI and pneumonia। क्या होता है, कैथेटर डाल रहे हैं आप, कैथेटर डालने में कोई if somebody is injured, वहाँ पर कोई या अंदर एब्रेशंस वगैरह हैं, वहाँ पर स्टेफ का इन्फेक्शन आ जाता है, वो कैथेटर डालने के साथ साथ यूरिन में पास होके आता है। उस यूरिन को प्रॉपरली अगर हमने उसको डिस्कार्ड नहीं किया, उसको जो पेन यूज़ करते हैं स्टूल का एंड यूरिन का, प्रॉपरली वॉश नहीं है, दूसरे पेशेंट के लिए वही यूज़ हो जाता है, तो क्या होता है कि इस तरह की हैंडलिंग, प्रॉपर हैंडलिंग नहीं है, तो इस तरह के जो स्टैफ है, वो स्टैफ कई सारे वैरायटी के स्टैफ जो एक दूसरे से मिलते हैं और रेजिस्टेंट टाइप के स्ट्रेन को डेवलप करते हैं। कॉलोनाइजेशन कॉमन, नोज एक्जिला पेरिनियम जो मेन एरिया है, वाउंड्स एंड लीजन्स, और स्प्रेड क्या है, मोड ऑफ स्प्रेड इनके क्या है, हैंड्स हैं, फोमाइट्स है। फोमाइट्स मतलब जैसे आप हैंकरचीफ यूज़ करते हैं, रूमाल, छोटे टॉवल, एक ने टॉवल यूज़ किया, दूसरे टॉवल, इफ़ वन इज़ इन्फेक्टेड तो सेकेंड में इन्फेक्शन पहुंचेगा। एरोसोल्स हैं जो एयर में रहते हैं, एरोसोल्स भी हो सकते हैं, बिकमिंग मोर कॉमन इन द कम्युनिटी। हाउ वी कैन कंट्रोल ऑल दिस इन्फेक्शन, हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए एराडिकेशन ऑफ द कैरियज। कैरियज मीन्स क्या, एक जो पेशेंट है और एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, दोनों के बीच में एक इन्फेक्शन फैलाने का एक जरिया होता है, जो भी हमने पढ़ा, ये वो जरिया अगर हम ख़त्म करेंगे तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द पेशेंट, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे उसकी पेरिफेरी हो, प्रॉपर ड्रेनेज हो, तो वो सारी चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो एक नोज़ोकोमाल इन्फेक्शन कंट्रोल हो सकता है। बैरियर नर्सिंग, नर्सिंग का जो प्रोफेशन है उसमें काफ़ी पढ़ी लिखी नर्सेस हों, और जो जिनको पता हो कि हाउ द हैंडल द पेशेंट, और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो रेजिस्टेंट होते हैं उनको हमें कैसे हैंडल करना होता है। मेनली जो है बैरियर नर्सिंग, स्क्रीनिंग ऑफ द अदर पेशेंट स्टाफ, आप ये देखेंगे कि स्टाफ में जो कोई लंबा पेशेंट तो नहीं है, किसी को टीबी तो नहीं है, किसी को स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को वाउंड इन्फेक्शंस तो नहीं है, तो उस तरह के पेशेंट की हमें स्क्रीनिंग करनी होगी, या स्नीजिंग कफिंग तो नहीं है, इस तरह के पेशेंट की हम स्क्रीनिंग करेंगे और उनको ड्यूटीज़ पर नहीं भेजेंगे, तो क्या होगा, आपका नोज़ोकोमाल इन्फेक्शंस को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इज़ अ ट्यूबरक्लोसिस। अब तो काफ़ी मात्रा में ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल में है। मेनली जो होता है ट्यूबरक्लोसिस के बहुत सारे टाइप होते हैं, बट ओपन ट्यूबरक्लोसिस जिसमें बलगम निकलता है,
टीबी का और लोग स्प्रिट बाहर कर देते, दैट इज़ मेजर रोल में, मेजर इम्पॉर्टेंट है जो एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म की को कंट्रीब्यूट करता है। स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव फॉर द एएफबी, ऐसे ओपन पल्मोनरी टीबी जिसमें हमने उसमें डिफाइन करते हैं कि ऐसा टीबी जिसमें जो कफ निकलता है, जो थूक निकलता है, उसके अंदर टीबी का ऑर्गेनिज्म दिखाई दे जब हम उसकी एएफबी स्टेनिंग करें। एएफबी मतलब एसिड फास्ट बेसिलाई, ऐसा बेसिलाई जो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन करने पे स्टेन तो रिटेन कर लेता है, लेकिन जब हम इसको डीकलराइज करते हैं तो वो डीकलराइज नहीं होता। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को जब हम वो करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, तो हमें स्पेशलाइज स्टेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो टीबी का जो ऑर्गेनिज्म है वो स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग लेता है, उसको बोलते हैं एसिड फास्ट। और साइंटिस्ट एक थे, इसी का दूसरा नाम है जील नेल्सन स्टेनिंग, जो इसको एएफबी स्टेनिंग को साइंटिस्ट जो थे जील नेल्सन ने डिस्कवर किया था, तो सेकंड नाम उसका जील नेल्सन स्टेनिंग भी है। नेक्स्ट है आपका वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस में मेनली है चिकन पॉक्स या हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। जनरली आपके एडिनो वायरसेस हैं, पॉक्स वायरसेस हैं, ऑर्थोमिक्सो वायरसेस हैं, जो सर्दी जुकाम के वायरसेस हैं, वो सारे के सारे नोजोकोमाल इन्फेक्शंस का मेन पार्ट करते हैं, बट दे दैट कैन बी कंट्रोल बाय द मेडिसिन। बट कुछ इंपॉर्टेंट जैसे होते हैं जिनमें कि थोड़ा पेशेंट को ज़्यादा परेशानी हो जाती है, जैसे चिकन पॉक्स है या हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी का रूट आपको पता ही है कि अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में कुछ कोताही बरती है या आपने जो है नीडल वगैरह में करी है, और तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में पहुंचेगा और बहुत फल्मिनेटिंग टाइप की डिसीज प्रोड्यूस करेगा। रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, रेजिस्टेंट टू मल्टीपल एंटीबायोटिक मीन्स आज हमने मल्टीपल एंटीबायोटिक्स कैसे, आज हमने कोई एंटीबायोटिक ली, उससे हमें थोड़ा सा आराम नहीं पड़ा, फिर हम मेडिकल शॉप पर चले गए, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया, दूसरी एंटीबायोटिक एक दिन खा ली, फिर उस पैसे कम थे तो उसने थोड़ी सस्ती सी एंटीबायोटिक दे दी। सो हम एक ही तरह के एक ही ट्रीटमेंट के लिए हमने कई सारी अगर एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर लिया, तो वो सारी की सारी एंटीबायोटिक्स के लिए वो क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। द मेन ऑर्गेनिज्म which causes the nosocomial infections are ई कोलाई, इश्चेरिया कोलाई बोलते हैं, ये जनरली यूटीआई करता है और लूज मोशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटियस है, प्रोटियस भी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूटीआई। एंटेरोबैक्टर है, एसिनोबैक्टर है, स्यूडोमोनास ओरिजिनस है। स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा बहुत ही कॉमन ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही उसके नखरे कम है ग्रो करने के लिए, वो पानी नल के पानी में भी ग्रो कर जाता है, और सबसे ज़्यादा डिसीज़ प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट प्रोड्यूसेस अ ब्लू ग्रीन पस, ब्लू ग्रीन पस जो था फ्लोरिसेंट टाइप का पस जो है प्रोड्यूस करता है। या ग्रो करने के बाद अगर आपको इस तरह का पस मिले तो यू कैन थिंक दैट स्यूडोमोनास एरिजिनस है। जो हॉस्पिटल में जो पेंट्स वगैरह होते हैं, कर्टल्स होते हैं, आपके दरवाजे वगैरह साफ सफाई ना हो, तो सबसे ज़्यादा सेटलमेंट किसका होता है, स्यूडोमोनास ओरिजिनस। और ये क्या क्या काम करते हैं, बैक्टीरिया। व्हाट डू मीन बाय द बैक्टीरिया? बैक्टीरिया मीन्स होता है ऐसा कोई भी बैक्टीरिया यदि ब्लड में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है आपका निमोनिया, निमोनिया मतलब सर्दी जुकाम। वाउंड इन्फेक्शन मतलब किसी भी तरह का कोई कट है या कोई एब्रेशंस है या कुछ भी है, उसको उस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं वाउंड इन्फेक्शन। कंट्रोल, हम कंट्रोल इन सारी चीज़ों का, क्रॉस इन्फेक्शंस का या नोजोकोमियल इन्फेक्शन का क्या कर सकते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है इन सब चीज़ों पर, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक पॉलिसी। एंटीबायोटिक पॉलिसी में कई सारे हॉस्पिटल्स मिलकर कई सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसमें क्या है, एक समय में एक ही तरह की एंटीबायोटिक का यूज़, मतलब डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एक ही तरह की हम एंटीबायोटिक अगर यूज़ करेंगे तो स्ट्रेन जो होता है वो रेजिस्टेंट नहीं होता। अगर आसपास कोई हॉस्पिटल है या एक पेशेंट एक एंटीबायोटिक खा करके एक हॉस्पिटल में वहाँ ठीक नहीं हुआ, दूसरा हॉस्पिटल चला गया, दूसरा हॉस्पिटल गया, वहाँ दूसरे तरह की एंटीबायोटिक यूज़ की, दूसरा वहाँ से भी ठीक नहीं हुआ, तीसरी जगह चला गया, तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक्स के आसपास खाने से जब उनके जो स्ट्रेन होते हैं, जो उनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, तो कई सारी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और खुद में उनका अपना एक म्यूटेशन हो जाता है, तो वो बहुत सारी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो वी शुड फॉलो द एंटीबायोटिक पॉलिसी। एंटीबायोटिक पॉलिसी को हमें फॉलो करना चाहिए, एक सिस्टम में एक एरिया में जो एंटीबायोटिक कई सारे हॉस्पिटल फॉलो करें, उसी एंटीबायोटिक का हमें यूज़ करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ द इन्फेक्शंस गाइडलाइन,
कैसे हमें उसका इन्फेक्शन गाइडलाइन को कंट्रोल करना है। प्रिवेंशन ऑफ द क्रॉस इन्फेक्शन स्पेशली ऑन द हाई रिस्क एरिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यहाँ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, उस एरियाज़ को हमें वहाँ से हमें बचना चाहिए। जैसे मान लीजिए टीबी के वार्ड्स हैं, टीबी के वार्ड्स में आपको पता है कि यहाँ पर सारे पेशेंट टीबी के, तो नहीं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को नहीं जाना चाहिए। जो वहाँ पर वर्किंग स्टाफ है उसको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर वो स्टाफ का ड्यूटी दूसरी जगह लगती है तो उसको विथ प्रिकॉशंस सारे मेजर्स को करके जाना चाहिए। अदरवाइज़ ये सारा इन्फेक्शन जो है क्या होगा, दूसरी जगह में फैल जाएगा, दूसरे वार्ड्स में आ जाएगा, स्पेशली बर्न यूनिट हैं या HIV ट्रीटमेंट की यूनिट्स हैं, वहाँ पर चला जाएगा। सर्वेलेंस, important means of monitoring is HAI, hospital acquired infections, early detection of the trends and outbreaks। सबसे पहले क्या होता है इसमें, जैसे दो चार आपको इसमें सबसे ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को। जब हम देखते हैं पेशेंट के सैंपल आ रहे हैं और एक तरीके के सैंपल में एक तरीके के और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है प्रेवलेंट हो रहे हैं, कोई भी अगर जैसे UTI का पेशेंट्स का हमारे पास सैंपल आ रहा है और हर यूरिन में अगर हमको कोई एक ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हर सैंपल में मिल रहा है, तो हमें उसको मॉनिटर करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि ये HAI का पार्ट है, मतलब वहाँ पेशेंट जो है कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन को ले रहे हैं। तो इट शुड बी इन वेरी गुड इन सर्वेलेंस एंड अर्ली डिटेक्शन। अगर ऐसा लगता है तो हमें अर्ली डिटेक्शन करना चाहिए, जिससे क्या हो, पूरे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन ना बचे, वहाँ से फैले, वहाँ से कोई पेशेंट जो है इन्फेक्शन लेकर के बाहर ना जाए, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को कोई क्रॉस रिएक्शन ना हो जाए। तो सर्वेलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें माइक्रोबायोलॉजी पीपल्स की बहुत ज़रूरत होती है और उनकी रिपोर्ट्स को हमें टाइम टू टाइम गौर करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं इस वजह से ये सारे ऑर्गेनिजम्स हो रहे हैं। लेबोरेटरी बेस्ड माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी लिस्ट, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, INC रिव्यूअर्स, अलर्ट ऑर्गेनिज्म रिपोर्ट। इसी में जो मैंने आपको तरीका बताया उससे क्या होता है, अलर्ट ऑर्गेनिज्म रिपोर्ट आती है कि भाई 15 दिन से जितने भी UTI के सैंपल आ रहे हैं, जितनी भी यूरिन आ रही है, जितना भी स्पुटम आ रहा है या जितना भी ब्लड सैंपल आ रहा है, उसमें हर सैंपल में या ऑल एवरेज 80 to 90% सैंपल में एक ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ रहा है। दैट कुड बी द नोजोकोमालियन इन्फेक्शन। ये हॉस्पिटल का अपना इन्फेक्शन हो सकता है। वार्ड बेस्ड, वार्ड स्टाफ मॉनिटरिंग पेशेंट। अब आपको ये देखना है कि जितने भी वार्ड बॉय हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, नर्सेज हैं और जितना भी केयरिंग स्टाफ है, वो प्रॉपरली हाइजीनिक है कि नहीं, उसको प्रॉपर वैक्सीन लगी है कि नहीं, वो प्रॉपर साफ़ सुथरा अच्छे कपड़े यूज़ करता है कि नहीं, उसको टाइम टू टाइम हम उसकी सफाई पे ध्यान देते हैं कि नहीं, हम उसको मॉनिटर करते हैं कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता नहीं वो ही अगर एक बंदा होगा जो कई सारे पेशेंट्स को इन्फेक्शन फैला रहा होगा, या खुद को भी तकलीफ ना हो, खुद की भी परेशानी ना हो, खुद किसी इन्फेक्शन से से इन्फेक्शन उसकी बॉडी में ना हो। तो ऐसी चीज़ें अगर ऐसी ना हो तो क्या होगा कि वो इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। ICN रिव्यूअर्स एंड ICN विजिट्स वार्ड, बीच बीच में जो हम ICN रिव्यूज़ और ICN के जो मेंबर्स, हर हॉस्पिटल में एक कमेटी होती है, माइक्रोबायोलॉजी के लोग जो है कई सारे लोगों को मिला करके बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि पेशेंट के सारे चीज़ों को रिव्यू करते हैं और बार बार उन वार्ड्स में, उन जगह पे जहाँ पेशेंट्स हैं वहाँ पर सारे लोगों का क्या होना चाहिए, बार बार रिव्यू होना चाहिए, विजिट होना चाहिए, जिससे कोई भी तरह की किसी भी चीज़ को हम मॉनिटर कर सकें। HAI इज़ इंक्रीजिंग, आजकल क्या है, HAI इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा अलर्ट वाला टॉपिक है और सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ HAI। तो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स जनरली बूढ़े लोग होते हैं, जैसे आज इस समय कोरोना के टाइम पे हम देख रहे हैं, हम सब लोग कहते हैं बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि एक समय के बाद इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं। अब बहुत समय तक जो कोई बच्चा कोई पेशेंट जो एंटीबायोटिक ले रहा है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट है। बहुत से लोग जो है क्या है, आपकी स्टेरॉयड ले रहे होते हैं या HIV पेशेंट होते हैं, एड्स के पेशेंट होते हैं, वो सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स हैं, उनमें HAI बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वार्ड एंड इंटर हॉस्पिटल ट्रांसफ़र, वो जो मैंने आपको पहले बताया, एक वार्ड से पता चला जनरल वार्ड में थोड़ा, या आपने जो है स्पेशल वार्ड में रखा, फिर आपका पैसा ख़त्म हो गया तो आप उसको जनरल वार्ड में ले आए, फिर आपको लगा कि नहीं यहाँ प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं, फिर आपने स्पेशल वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्या होता है कि इससे जो है स्ट्रेन में बहुत फ़र्क आता है, अलग अलग जगह केयर टेकर है, अलग अलग क्राउड है, या अलग अलग हम हॉस्पिटल बदलते हैं, इसकी वजह से भी HAI इंक्रीज़ हो रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया,
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस समय मर्सा है, रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन है, और इंक्रीजिंग वर्कलोड। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि ये एक थॉट होता है कि एक आदमी से हम बहुत सारा काम करा लें, तो वो स्टाफ प्रेशर में होता है, उस कंडीशन में प्रेशर में होगा तो वो प्रॉपर अपना हाथ साफ नहीं करेगा, उसके पास 4 पेशेंट लाइन में खड़े हुए हैं, तो उतना टाइम उसको कहाँ है ग्लव्स बार बार बदलने का। 10 लोग चिल्ला रहे हैं मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, तो व्हाट विल ही और शी विल डू। तो प्रॉपर स्टाफ का मैनेजमेंट होना चाहिए, स्टाफ प्रॉपर होना चाहिए, स्टाफ पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। और ये अच्छे हॉस्पिटल्स इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उनकी यूनिफॉर्म साफ़ सुथरी होना चाहिए, उनका मेंटल बैलेंस होना चाहिए, और उनको नॉर्मल विजिट देना, नॉर्मल उनकी यूनिट होना चाहिए। 8 आवर्स 10 आवर्स की ड्यूटी, बहुत ज़्यादा उनको हमें ओवरलोड नहीं करना है। इन सारी कंडीशंस को यदि हम अवॉइड करेंगे तो क्या होगा, बहुत कुछ हद तक हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड लेक ऑफ अ कंसर्न, कुछ लोग ऐसे होते हैं अरे इससे क्या होता है, हमने अगर एक पेशेंट को इससे कर दिया दूसरे में अरे सब ऐसे ही हो जाता है, इस टाइप की जो अगर कंसर्न होता है, लेक ऑफ कंसर्न, कि हमको कोई मतलब ही नहीं है, हमको ये पता ही नहीं है कि हमारे इस एक्ट से हम कितनी बड़ा नुकसान पेशेंट को दे रहे हैं, या सोसाइटी को दे रहे हैं, या एनवायरनमेंट को दे रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उसमें कंसर्न होना चाहिए। HAI इज़ इनविटेबल बट सम इज़ प्रिवेंटेबल। हम कुछ चीज़ों को इसमें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम जितने भी हमने चीज़ें बताई हैं अभी आपको, इन सब चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और बहुत हद तक इसको हम रोक सकते हैं। रियलिस्टिकली रिड्यूसिबल बाय 10 to 30। अगर हम सारी स्थितियों को जान लें, सारी चीज़ों को समझ के चले, तो हम HAI का बहुत 10 से 30% का जो पोर्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं, हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मैनी पर्सनल डोंट रियलाइज व्हेन दे हैव अ जम ऑन देयर हैंड। हम कभी भी देखते हैं, हम किसी अपने अटेंडेंट उससे मिलकर आते हैं, पेशेंट से मिलकर आते हैं, बाहर एक जन मिलकर आया, दूसरा मिलकर आया, तो हमने कभी कभी कोई ध्यान भी नहीं देता, और कुछ लोग दूसरे को पकड़ लेते, तुम चले जाओ ऐसे करके पुश कर दिया, उसका हाथ पकड़ के उसको, या अंदर पेशेंट को कुछ परेशानी दिखी तो हम एक दूसरे को अंदर से देख कर और गले लगा लिया, परेशान दिया, हौसला बढ़ाया। उस एक्ट में कहीं हम भूल जाते हैं कि हम अंदर से जर्म लेकर आए। तो हेल्थ हैंड में बहुत सारे जर्म, तो हेल्थ केयर वर्कर्स कैन गेट 100 to 1000 of the bacteria on their hands by doing simple tasks like putting patient up in the bed। पेशेंट ने आवाज़ लगाई सिस्टर मुझे अप कर जाइए, वो आके पेशेंट को उठा के गई। फिर उसने कहा मुझे वॉक करा दीजिए, उसने कहा मेरा ब्लड प्रेशर ले आइए, मेरा पल्स ले लीजिए, मेरा टचिंग द पेशेंट्स हैंड, पेशेंट का हाथ पकड़ना, रोलिंग द पेशेंट्स ओवर इन द बेड, टचिंग द पेशेंट गाउन और द बेडशीट, उसने कहा मेरी बेडशीट चेंज कर जाइए, आप मेरा गाउन चेंज कर जाइए, टचिंग द इक्विपमेंट लाइक बिसाइड्स द रेल, ओवर बेड्स, टेबल्स, IV पंप, ये सारी चीज़ों को बीच बीच में वो उनको मॉनिटर करना पड़ता है। ये बहुत सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पर अटेंडेंट, नर्सिंग स्टाफ वगैरह सब क्या होता है, उन सब चीज़ों को टच करता है। तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए, गुड जनरल वार्ड हाइजीन इज नो ओवर क्राउडिंग, good ventilation, regular removal of the dust, wound decreasing early in the day, disposable equipment। गुड जनरल वार्ड हाइजीन में क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को बैठना नहीं चाहिए, अच्छा खुला सुबह के टाइम पूरा अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, अगर आपका AC वार्ड नहीं है तो खिड़की दरवाजे ओपन करके धूप धूप वगैरह आ रही तो प्रॉपर आना चाहिए। रेगुलर आपका डस्टिंग प्रॉपर होना चाहिए, अगर वाउंड की ड्रेसिंग है तो रोज़ मॉर्निंग में होना चाहिए, उसके बाद सारी डस्टिंग होना चाहिए, और जितने भी डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट है उनको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। हैंड वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर ट्रीटिंग any patient and doing work on the patient, hand washing is very much important before and after patient contact, before invasive procedures। वाई नॉट, वर्किंग इन द हाई रिस्क एरिया में हमको वर्क नहीं करना चाहिए, लेक ऑफ हैंड हाइजीन प्रमोशंस, लेक ऑफ रोल मॉडल, लेक ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटी, लेक ऑफ सेंक्शन ऑफ द नॉन कंप्लायर्स, ये चीज़ नहीं है। सक्सेसफुल प्रमोशंस में क्या है, एजुकेशन, रूटीन ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, इंजीनियरिंग कंट्रोल, लोकेशन ऑफ हैंड बेसिन, पॉसिबल ईजी एंड कन्वीनियंट, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब अवेलेबल, पेशेंट एजुकेशन। हमें इस नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ हमें पेशेंट को भी एजुकेट करना है, भाई आपको यहाँ वहाँ हाथ टच नहीं करना, आपको बीच बीच में जो है
यहाँ टच नहीं करके, और बीच में जो आपको हैंड हाइजीन भी करना है, रब करना है। सक्सेसफुल प्रमोशंस क्या है? रिमाइंडर्स इन द वर्क प्लेस, बार बार उसमें रिमाइंड कराइए। जैसे आजकल मास्क के लिए रिमाइंडर्स होता है हॉस्पिटल में, कृपया अपना मास्क लगाइए, ऐसे बीच बीच में आना चाहिए कि वर्क प्लेस पर आपको रिमाइंडर डालते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, अनाउंसमेंट होते रहना चाहिए। प्रमोट एंड फैसिलिटेट द स्किन केयर को प्रमोट करना चाहिए। अवॉइड द अंडर स्टाफिंग एंड एक्सेसिव, आपका स्टाफ प्रॉपर होना चाहिए। जहाँ एक स्टाफ से बहुत तरह के काम नहीं लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए, उसको अंडर कहते हैं ना, वर्कलोड के अंडर नहीं डालना चाहिए। लिमिटेड जितना उसका वर्कलोड अलॉटेड है उतना ही देना चाहिए। एंड शॉर्ट जो नर्सिंग की शॉर्टेज है उसको उसको भी एड्रेस करना चाहिए। What is hand hygiene? Easy, timely access to both hand hygiene and skin protection is necessary for the satisfactory hand hygiene. A study by the Battle showed the 20% increases in the compliance by the using feedback and encouraging the use of alcohol and hand rubs. What is a hand hygiene technique? Alcohol hand hygienic rub, routine hand wash for the 10 to 15 सेकंड, ऐसा नहीं फटाफट हाथ से लगाए साबुन और पानी फेंक दिया, it should will take 10 to 15 seconds. Aseptic procedures for 1 minute and surgical wash. If you are doing the surgery या आप माइनर सर्जरी में आप पार्ट कर रहे हैं तो आपको स्पेशल सर्जिकल वॉश होता है, 3 से 5 मिनट तक का प्रॉपर वॉशिंग करना चाहिए। दिस इज़ अ पीपीटी ऑफ दैट हाउ यू डू द हैंड वॉश। देखिए आप कितने हिडन एरियाज हैं जहाँ पर आपको हैंड वॉश करना है। Alcohol hand rubs requires less time, can be uh, strategically placed, readily accessible, multiple sites, all patient care areas. कहाँ कहाँ पे रखना है आपको? जहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा लोग देखने आते हैं, पेशेंट के आसपास बहुत सारी साइट्स पर रखना चाहिए जहाँ इजीली सबको एसेसिबल होना चाहिए, और ऐसे स्ट्रैटेजिकली जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पर सब जगह रखना चाहिए। और इसको हैंड रब का फ़ायदा क्या है? ये लेस टाइम में आपको स्टराइज कंडीशन देता है। अल्कोहल हैंड रब्स एज एक्ट बहुत तेज़ी से वॉश फास्ट काम करते हैं, उनको हम क्या डिसइंफेक्टेंट भी बोलते हैं। एक्सीलेंट बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी, बैक्टीरियोसाइडल मतलब टू किल द बैक्टीरिया। लेस इरिटेटिंग मतलब कम इरिटेशन होता है। एंड सस्टेन द इम्प्रूवमेंट। अल्कोहल हैंड रब्स के क्या फ़ायदे? क्लोज एजेंट केयर फ्री, एडिक्वेट एंटीमाइक्रोबियल एफिकेसी, compatibility with other hands, hygiene products. Visible soiling, hands that are visible soiled or potentially grossly contaminated with a dirt or organic material must be washed with a liquid soap and the water. ऐसा नहीं है कि आप मिट्टी वगैरह का जो हाथ पाँव से लगा हुआ है या आपके कुछ गंदगी लगी और आपने हैंड रब को यूज़ कर लिया है, नहीं, आपको प्रॉपरली वहाँ पर वॉश करना है लिक्विड सोप से और वाटर से। You can see that most frequent missed area that is marked by the red mark, less frequency missed, जहाँ पर आप आसानी से जो उठे हुए उभरे हुए एरिया है वहाँ तो आप आसानी से साफ कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर आपके ऐसे एरिया हैं जहाँ पर उठा हुआ नहीं, दबे हुए एरिया, वहाँ पर प्रॉपर वॉशिंग नहीं हो पाते, तो आपको इन एरियाज़ को भी देखना है और वहाँ पे भी वॉश करना है। जो आपको मैंने एक स्लाइड शेयर करी है उस तरह से हैंड वॉशिंग करनी है। हैंड केयर कैसे करना है? नेल्स की सफाई करना है, रिंग्स वगैरह अगर पहनी उसको प्रॉपरली साफ़ करना है, हैंड क्रीम लगाना है, कट्स और एब्रेशंस आपकी स्किन पे नहीं होना चाहिए, अगर हैं तो उनकी प्रॉपर जो है कवरिंग होना चाहिए, चैपिंग एंड स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। हैंड हाइजीन इज़ द सिंपलेस्ट मोस्ट इफेक्टिव मेजर फॉर द प्रिवेंटिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। सबसे ज़्यादा हम हैंड का ही तो यूज़ करते हैं, अगर हैंड हाइजीन प्रॉपर होगी तो हम कम से कम इन्फेक्शन जो है फैलाएंगे, और बहुत सारा इन्फेक्शन जो हम भी अगर हॉस्पिटल में वर्कर हैं तो हम इस पर हॉस्पिटल से इन्फेक्शन को घर लेकर नहीं आएंगे। Preventing the cross infection, if no the suspension or the admission to the hospital or detecting following admission, कैसे हमको आइसोलेशन करना है, इन्फॉर्म द इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट एंड रेगुलर सर्विलेंस। आइसोलेशन में क्या है? बैरियर प्रिकॉशंस, इन्फॉर्म इन्फेक्शन में है कंट्रोल टीम, ट्रीटमेंट इफ अप्रोप्रिएट एंड रेगुलर सर्विलेंस। Type of isolation. In addition to the standard universal precaution, airborne transmission requires negative air pressure room,
strict. Disease spread by the airborne and contact routes. Respiratory, droplet infection, droplet, pediatric respiratory. Contact transmission, contact interior, and vancomycin resistant. Remember, everything you touch has been touched by someone else. आप जो भी चीज़ों को आप टच कर रहे हैं हॉस्पिटल में जाकर, चाहे वो व्हील चेयर है, आपकी जितनी भी आपको मैंने चीज़ें दिखाई हैं, या जो घर में बाहर जो भी यूज़ करते हैं, आपको याद रखना चाहिए कि आप जो भी चीज़ आप छू रहे हैं वो किसी और के साथ द्वारा भी छुई है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखकर हॉस्पिटल में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।